आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि आप सभी के प्रश्नों का उत्तर मैं दूँगी और आप सभी ने बहुत ही अच्छा-अच्छा प्रश्न हमसे किया है और आप सभी के प्रश्नों को मैंने इस टैब में एकीकृत कर लिया है और इस टैब में देखते हुए आप सभी के नाम के साथ मैं प्रश्न बताऊँगी और उसका उत्तर भी स्वयं बताऊँगी। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी ने सभी सोशल मीडिया साइट्स से हमसे प्रश्न किया है और मैंने सारे सोशल मीडिया साइट से कुल 10 प्रश्न इकट्ठे किए हैं, एकत्रित किया है और उन 10 प्रश्नों का मैं उत्तर दूँगी। सबसे पहले आप तमाम श्रोताओं का बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप सभी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। पहला प्रश्न है मुज़फ्फरपुर बिहार के युवा कवि चांद जी का। चांद जी का प्रश्न था कि अगला कार्यक्रम कब होगा मैम? तो इसका उत्तर है आदरणीय एमएस केसरी पब्लिकेशन द्वारा हर माह 5 और 6 तारीख को काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जाता है, जो कि ऑनलाइन माध्यम से होता है। इसके साथ ही एमएस केसरी पब्लिकेशन द्वारा कविता प्रतियोगिता, वीडियो प्रतियोगिता, जुगलबंदी, साक्षात्कार और भी कई गतिविधियां कराई जाती हैं। ऑफलाइन अगर कार्यक्रम की बात की जाए, तो ऑफलाइन मुजफ्फरपुर साहित्यिक महोत्सव के नाम से जून माह में मई और जून माह के बीच में आयोजित किया जाता है। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर ओपन माइक शो के भी नाम से नवंबर और दिसंबर में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। बेसिकली ये हमारे 2 प्रमुख कार्यक्रम होते हैं। मुज़फ्फरपुर साहित्यिक महोत्सव जो मई या जून में आयोजित किया जाता है, ये राष्ट्र स्तरीय कवि सम्मेलन होता है, जिसमें हम लोग विभिन्न राज्य, विभिन्न जिलों से आमंत्रित स्वरों को आमंत्रित करते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं। पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम होता है। मुज़फ्फरपुर ओपन माइक शो जो होता है, वो हमारा जनरली जो बिहार के जो नए कलमकार हैं, जो नवोदित कलाकार हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए वो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उसमें हम लोग स्टैंड अप कॉमेडी का भी अ, एक कार्यक्रम रखते हैं ताकि क्योंकि आज का समय जो है वो स्टैंड अप कॉमेडी के भी तरफ से जा रहा है। तो हम लोग अपने ऑडियंस को क्योंकि एक लेखक किस तरह से अपने श्रोताओं को आनंद देता है, ये बहुत महत्व रखता है। तो हम लोग स्टैंड अप कॉमेडी, सिंगिंग, पोएट्री सब चीज़ इसमें रखते हैं मुज़फ्फरपुर ओपन माइक शो में। अब है दूसरे प्रश्न। दूसरा प्रश्न है संदीप छिपा जी का जो राजस्थान से है। उनका है कि सफल होने का क्या तरीका है या सफल व्यक्ति की क्या पहचान है? तो आदरणीय आपका प्रश्न काफ़ी अच्छा था। हमारे तरफ से तो यही होगा एक सफल इंसान वही होता है जो अपने व्यक्तित्व को स्वयं निखारते हुए समाज कल्याण में अपना बहुमूल्य योगदान दे। सबसे ज़रूरी है एक इंसान के लिए कि वो एक अच्छा इंसान बने। एक अच्छा इंसान सिर्फ वो नहीं होता है जो है ना अपने घर के वातावरण को भी अच्छा कर सके। अच्छा इंसान वो होता है जो अपने घर, परिवार सबको देखते हुए समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कोई कार्य करे। आजकल बहुत सारे छल-कपट होते हैं, मैं भी मानती हूँ। जैसा कि हम सभी देखते हैं आजकल सोशल मीडिया का दौर इस कदर चल रखा है कि लोग एक छोटी-सी मदद नहीं करते हैं कि तुरंत वीडियो बना लेते हैं, तुरंत फ़ोटो ले लेते हैं और उसको सोशल मीडिया पे डाल देते हैं और उन्हें खुद कहते हैं कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ। वो एक सोशल वर्कर नहीं हुआ, सोशल वर्कर जो भी होते हैं, चाहे किसी क्षेत्र में काम करें। ज़रूरी नहीं है कि आप समाज के लिए ही हो या साहित्य के लिए हो या रक्तदान ही करें। हर क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के अंदर निस्वार्थ भाव होना चाहिए। एक निस्वार्थ भाव से उन्हें कार्य करना चाहिए और अगर आप एक समाज सेवी हैं, वास्तव में अगर आप समाज सेवी हैं, तो इन सब चीज़ों से दूर रहें ज़्यादातर सोशल मीडिया से क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, ये आपकी खुद की पहचान बन जाएगी। जब आप निस्वार्थ भाव से काम करेंगे, तो आपको खुद नहीं पता चलेगा और आपका स्तर यहाँ से यहाँ बढ़ जाता है। तो अपने स्तर को, अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारना है, ये एक इंसान स्वयं जानता है। जैसे कहते हैं ना कि सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार की समाज सेवा करने का भी कोई उम्र नहीं होता। आप हर उम्र से इसकी शुरुआत कर सकते हैं और अपने प्रतिभा को निखारते हुए समाज में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आपके एक छोटे से योगदान से हमारे समाज में कुछ परिवर्तन आ सकता है, हमारा समाज सुधर सकता है, हमारे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है, तो इससे बड़ा एक सफल इंसान क्या हो सकता है? सफल इंसान वो नहीं जिसके घर में बहुत सारे मोमेंटो रखे हुए हैं। सफल इंसान वो है जो अपने बलबूते पे अपने मेहनत से कुछ परिवर्तन ला दे, तो वो सफल इंसान होता है। तो आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा था, धन्यवाद। इसके साथ ही हम तीसरा प्रश्न लेते हैं कृष्णकांत सेन जो राजस्थान से ही है। उन्होंने कहा है कि आप खुद भी एक युवा हैं
और आपने इतनी कम उम्र में एमएस केसरी पब्लिकेशन की स्थापना किया है, तो आपको क्या लगता है साहित्य को लेके? आदरणीय अ, उम्र कभी भी किसी की प्रतिभा को दर्शा नहीं सकता। हर उम्र में आदमी कुछ न कुछ नया कर सकता है। आजकल आप देख सकते हैं बहुत कम उम्र के भी बच्चे बहुत कुछ करके दिखा देते हैं। तो उम्र किसी की प्रतिभा को ना ही रोक सकता है, ना ही बढ़ा सकता है। ठीक है? एक इंसान का व्यक्तित्व हो या प्रतिभा हो या कुछ भी हो, जब तक वो स्वयं उसमें नहीं लगेगा, खुद की लगन नहीं होगी, खुद का मन नहीं होगा, खुद का मेहनत नहीं होगा, तब तक वो किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता है। और जैसा कि आपने कहा कि एमएस केसरी पब्लिकेशन की मैंने स्थापना की है, तो बिल्कुल एमएस केसरी पब्लिकेशन जो है, वो निस्वार्थ भाव से मैंने इसको स्थापित किया था और आप सभी उसमें बहुमूल्य योगदान देते हैं, जिसके कारण आज एमएस केसरी पब्लिकेशन एक विश्वसनीय पब्लिकेशन के भी रूप में जाना जाता है। और एमएस केसरी पब्लिकेशन आज लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है साहित्य के क्षेत्र में। इसमें कहीं न कहीं आप तमाम श्रोताओं, पाठकों का, लेखकों का बहुमूल्य योगदान है क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं कोई कार्य नहीं करता है। तो आप सभी भी बहुत ही अच्छे तरीके से रचनाएँ लिखते हैं और आप सभी को एक पहचान दिलाने का कार्य करता है एमएस केसरी पब्लिकेशन, वो भी निस्वार्थ भाव से। तो आप सभी देख रहे हैं कि आज एमएस केसरी पब्लिकेशन बहुत ही कम साल में कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। तो ये सब क्या है, एक भावना है, एक मेहनत है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं कह सकते हैं, इसमें सामूहिक सभी की योगदान है, तो सब चीज़ अच्छी हो रही है और उम्र कभी भी किसी की मोहताज नहीं होती है। तो चलिए अगला प्रश्न उठाते हैं। अगला प्रश्न है सिवान से फ़ेसबुक के माध्यम से इन्होंने मुझे भेजा है, भारती झा जी। भारती झा जी मैं खुद भी इनसे परिचित नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे वीडियो देखा है शायद मेरा और फिर उन्होंने फ़ेसबुक के माध्यम से मुझसे प्रश्न किया है कि आदरणीय हम आपके इस मंच से कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए आदरणीय ये तो बहुत ही सरल सा आपका सवाल है। एमएस केसरी पब्लिकेशन आज हर एक सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। इसके अलावा आप डायरेक्टली हमारे नंबर से जुड़ सकते हैं 6203124315 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, ये हमारा कॉलिंग नंबर भी है, ये एमएसकेएसटी पब्लिकेशन का ऑफ़िशियल नंबर है, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक पे या यूट्यूब चैनल पे आप जा सकती हैं, वहाँ सर्च कर सकती हैं एमएस केसरी पब्लिकेशन, वहाँ पे आप सर्च कीजिएगा, आपको एमएस केसरी पब्लिकेशन सबसे टॉप पे दिखेगा, आप वहाँ पे जाके हमें फ़ॉलो कर ले सकती हैं और अगर आपको हमारी किसी भी एक्टिविटी पसंद आती है, तो वहाँ लाइक कर सकती हैं, कमेंट कर सकती हैं और वहाँ से आप हमारा नंबर से भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मैसेज भी कर सकती हैं। जिस तरह आपने आज हमें मैसेज किया, वैसे ही आप हर एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भी मैसेज कर सकती हैं। इसके साथ ही आप हमारी कम्युनिटी से भी जुड़ सकती हैं। तो चलिए हम लोग अगला 5वाँ प्रश्न लेते हैं सुंदर देवी जी का, जो कि मध्य प्रदेश से हैं। उनका प्रश्न है कि आदरणीय आप जो ये सब गतिविधि कराती हैं, इससे एक लेखक को क्या फ़ायदा होता है और उसका असर कितना देखने को आपको मिला है? आप लगातार साहित्य में इतना कुछ कर रही हैं, तो इससे क्या कोई फ़ायदा भी होता है? क्या मैं भी एक कविता लिख सकती हूँ? अगर लिख सकती हूँ तो कैसे? मुझे भी बताएँ, मुझे भी लिखना, पढ़ना, सुनना पसंद है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएँ, समझाएँ ताकि मैं भी कुछ अच्छा कर सकूँ। कैसे मैं इस सब से आगे बढ़ सकती हूँ? आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दें। सुंदर देवी जी, अगर आप अभी-अभी लिखना शुरू कर रही हैं, तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस साहित्यिक दुनिया में और साहित्य की दुनिया की क्या बात करें, साहित्य से ही सब चीज़ चलता है और पढ़ना-पढ़ाना ये तो क्रम हमेशा चला है, हर युग में चला है और अभी भी वर्तमान समय में चलता है। हमारे जितने भी गुरुजन होते हैं, वो स्कूलों में विद्या देते हैं बच्चों को। तो पढ़ना-पढ़ाना बहुत ही सरल है और अगर आप साहित्य के क्षेत्र में आ रही हैं, तो कुछ बातों का आप ध्यान रखें। जैसे अ
ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही अच्छी कविताएँ लिखें, बहुत ही छंद में लिखें, एकदम रस में लिखें, ऐसे ज़रूरी नहीं है, आप छंदमुक्त भी कविताएँ लिख सकती हैं, ठीक है? और कविता लिखने के क्रम में आपकी जो भावना है, उसे एकदम स्पष्ट रूप से आप उसे दर्शाएँ, आप जो भी महसूस कर रही हैं। सबसे पहले कोई भी लेखक अगर बनता है या कवि बनता है, तो सबसे पहले वो अपने एहसास को लिखता है, ठीक है? जो भी अनुभव आप कर रहे हैं, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो नफ़रत हो, चाहे वो कभी धोखा भी मिलता है, कभी कुछ ऐसा होता है समाज में जो अच्छा नहीं लगता है, उसमें कुछ परिवर्तन आना चाहिए, किसी तरह का भी हो सकता है, ठीक है? तो भावना जिस तरह की आपकी भावना हो, उस भावना को दर्शाने के लिए आपके जो दिमाग में अभी वर्तमान समय में चल रहा है, वो आप लिखते जाइए। जब आप उसको लिखिएगा, तो आप खुद उसकी राइमिंग करिएगा, तो आपको अनुभव होगा अच्छा ये ऐसे है, मुझे ऐसे पढ़ना है, मुझे ऐसे लिखना है। तो वो एक लिखावट होती है और फिर उसको आप सजाते जाएँ, थोड़े से शब्दों का चयन और करें। तो धीरे-धीरे सब चीज़ सुधर जाती है और ज़रूरी नहीं एक बार में ही आप सब चीज़ कर दीजिए। एक दिन में ही सारी कविताएँ लिखते जाइए, बहुत सारे ऐसे भी कवि हैं जो एक कविता को लिखते हैं और उसे कंप्लीट करने में उन्हें समय लगता है। तो तेज़ी नहीं दिखाना है कभी भी साहित्य में कि हाँ, आज ही मैं बुक लिख दूँगा या आज ही मैं पूरी कविताएँ लिख दूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। साहित्य सीखने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। आप अच्छी-अच्छी पुस्तकें पढ़ें, जितनी अच्छी पुस्तक आप पढ़ेंगे, आपके मस्तिष्क में उतने अच्छे शब्द आएँगे और जितने अच्छे-अच्छे शब्द आएँगे, जितना अच्छा आपका भाव रहेगा, आप उतने अच्छे से कविता के माध्यम से लोगों तक पहुँचा सकेंगी। और रही बात बोलने की, तो आप अच्छे-अच्छे जो हमारे कवि हैं, उनको सुनिए, वो कैसे प्रस्तुति दे रहे हैं, किस तरह से हम लोग अच्छा बोल सकते हैं। कोई अच्छे-अच्छे ऑथर्स को पढ़िए, उनकी बातों को सुनिए। कि वो किस तरह से अपने बातों को रख रहे हैं। तो ये सब बहुत मायने रखता है अपने ज आप मध्य प्रदेश से हैं, तो आप मध्य प्रदेश से जुड़े जितने भी साहित्यकार हैं, उन सभी के काव्य गोष्ठियों में जाइए, विचार गोष्ठी में जाइए, सभी के विचारों को सुनिए, सभी के प्रस्तुतिकरण को ध्यान से अध्ययन करें, कि वो कैसे बोल रहे हैं, हमें कैसा बोलना चाहिए, उनकी आवाज़ ऐसी है, हमारी आवाज़ कैसी है, बहुत कुछ मायने रखता है, जब आप साहित्य के क्षेत्र में आते हैं। अब जैसा कि आपने बताया कि आप लगातार सक्रिय हैं और लेखकों को क्या फ़ायदा होता है? देखिए, लेखकों को भी कई स्तरों से फ़ायदा होता है। वो महत्व रखता है कि आप किस तरह का लिखते हैं, ठीक है? अगर आप पुस्तक प्रकाशित करवाते हैं, तो आपको रॉयल्टी भी दी जाती है। जी हाँ, एमएस केसरी पब्लिकेशन या किसी भी पब्लिकेशन से आप प्रकाशित करवाइए। जब एक लेखक पुस्तक प्रकाशित करते हैं, तो उनकी बुक जब बिकती है, उसके अनुसार हर लेखक को रॉयल्टी ज़रूर दी जाती है। मगर ये सब आप पे दायित्व करता है। आप कैसी रचनाएँ लिख रही हैं, आप किस तरह की भावना दर्शा रही हैं, पाठक आपकी भावनाओं को कितना समझ रहे हैं, उनको आपकी शैली कैसी लग रही है, ये सब बहुत मायने रखता है। इसलिए मैंने कहा है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि एक दिन में हमें ये रचना लिख देनी, एक दिन में ये बुक तैयार कर लेना, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी पुस्तकों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, तो उस पुस्तक पे आप ध्यानपूर्वक कार्य करें। आप 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जब भी आपकी पुस्तक प्रकाशित हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस बुक को पढ़ें और पढ़ने के बाद खुश हों। आपकी भावना में अपनी भावना को वो देखने लगे। अच्छा ये तो मेरे साथ है। कहीं न कहीं उन्हें ये फ़ील होने लगे कि ये जो मैं कविताएँ पढ़ रहा हूँ या कहानी पढ़ रहा हूँ, ये तो मेरी ज़िंदगी से मिल रहा है। एक लेखक को आम तौर पे तो इसी तरह कविता या कहानी लिखनी चाहिए कि पाठक जब उसे पढ़े, तो उसे लगे कि ये कहीं न कहीं मेरी कहानी है, ये तो मेरी भावना है, तब वो रुचि लेके पढ़ेगा। अब चाहिएगा कि आप अपनी भावनाओं को ज़्यादा ऐसा भी नहीं है, भावना देखिए, भावना किसी की भी किसी से मैच कर सकती है। अब ऐसा नहीं हो जाए कि थोपना पड़े कि हाँ, तुम मेरी भावना को समझो। हर कोई आजकल का जिस हिसाब से माहौल हो चुका है सोशल मीडिया की, कुछ भी होती है, छोटी-बड़ी एक्टिविटी आप देखते होंगे, मूड ऑफ है तो सोशल मीडिया पे अपडेट आ जाता है व्हाट्सएप स्टेटस पे। खुश हैं तो स्टेटस आ गया, कोई मर गया तो स्टेटस आ गया, कोई जी रहा है तो स्टेटस आ गया, कुछ खा रहे हैं तो स्टेटस आ गया, कहीं घूम रहे हैं तो स्टेटस। तो ये हो चुका है आज का सोशल मीडिया कि कुछ भी आपके दैनिक जीवन में हो रहा है, आप हर एक चीज़ चाहते हैं कि हम सोशल मीडिया पे दिखा दें। तो बहुत सारे लोग होंगे जो आपके इस सोशल मीडिया स्टेटस को देख के खुश होते होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो आपको प्रोत्साहित करने के लिए मैसेज करते होंगे कि हाँ, क्या हो गया?
मतलब सिंपैथी पाने वाले आजकल की मेंटालिटी हो गई है कि हाँ, मैं उदास हूँ, अब स्टेटस लगा दिए, 10 लोग मुझसे पूछे क्यों उदास हो? फिर मैं बोलूँ कि नहीं ऐसा उदास नहीं है। तो इस तरह के चीज़ें हैं। तो ऐसे में ये साहित्य नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को एकदम ज़बरदस्ती किसी को बता रहे, नहीं। साहित्य तो बहुत ही प्यारा भाव लेकर आता है, चाहे किसी भी रस की बात करें, चाहे किसी भी भावनाओं की बात करें, हर भावनाओं को बहुत ही प्यारे तरीके से साहित्य के माध्यम से दर्शाया जाता है, पाठक उसको पढ़ते हैं और बहुत सारे ऐसे हमारे मंचीय कवि हैं जो आप कुमार विश्वास को ही ले लीजिए, कुमार विश्वास जी आज इतने बड़े पद पे हैं, इतने अच्छे प्रसिद्ध कवि हैं, उनको सब पसंद करते हैं, चाहे युवा हो, चाहे वरिष्ठ की बात करें, हर कोई पसंद करते हैं। तो उनकी लिखने की शैली वैसी है जो कि हर लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनकी प्रस्तुतिकरण इतनी अच्छी होती है कि सबको आनंद आता है। उनको 1 घंटा हो या 10 घंटा हो, लोग सुनने के लिए बेकरार होते हैं, लोग स्थिरता से बैठते हैं। तो वो भी ऐसा नहीं है कि एक बार में वो वहाँ तक पहुँच गए होंगे, कहीं न कहीं उन्होंने भी अभ्यास किया है और अभ्यास किया है, शब्दों के चयन बहुत अच्छे लाए हैं, वैसे भावनाएँ लाए हैं, तब जाके वो आज इस उपलब्धि को पाए हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, साहित्य में आपके अंदर संयम होना चाहिए, लगन होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए और हाँ, किताबों का ज्ञान तो ज़रूरी है, बिना किताब के ज्ञान के तो कुछ भी संभव नहीं है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय। तो चलिए अब फिर एक युवा की बारी है। छठा प्रश्न लेते हैं हम लोग भागलपुर से। संध्या अग्रवाल जी हैं। संध्या अग्रवाल जी हमसे पूछी हैं कि मैम आप भी एक लड़की हैं और इतने कम उम्र में आप इतना कुछ कर ली हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपके जैसा बन जाऊँ लेकिन मेरे घर से अलाउ नहीं किया जाता है और मैं कुछ करना चाहूँ तो भी नहीं कर पाती हूँ। आप मुझे बताइए मैं कैसे कुछ कर सकती हूँ? संध्या जी, आप भी बिहार से हैं, हम भी बिहार से हैं। आप भागलपुर से और हम मुज़फ्फरपुर से, बस यही अंतर है। बाकी आप भी लड़की, हम भी लड़की। तो देखिए लड़का-लड़की ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है? और जहाँ तक आपने कहा परिवार की बात कि परिवार मुझे नहीं करने देते, तो ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी एक परिवार के सदस्य आपको कभी भी डिमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं करते हैं। जिनको भी लगता है मेरे परिवार मेरे को डिमोटिवेट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हर जगह का माहौल अलग-अलग होता है। ज़रूरी नहीं है हमारे यहाँ का जैसा माहौल हो, वैसा आपके यहाँ भी माहौल हो। या आपका जैसा माहौल है वो हमारा भी माहौल हो, ठीक है? तो हमें अपने पेरेंट्स को समझाना पड़ता है, उन्हें एक विश्वास दिलाना पड़ता है। आप कभी आराम से जाएँ, अपने मम्मी-पापा के पास बैठें, उन्हें बताएँ कि देखिए पापा मैं ये लिखती हूँ। कभी आप उनको बैठ के सुनाएँ तो, उन्हें कैसे पता चलेगा? तो सबसे ज़्यादा एक रिश्ते में है ना प्यार और सपोर्टिंग अगर आपको चाहिए या फिर आप सोचते हैं कि दूसरा आपका केयर करे, तो सबसे इम्पोर्टेंट आप उसको बताएँ, ठीक है? तो आप मेरा रिक्वेस्ट है पर्सनली कि आप अपने मम्मी-पापा या भाई-बहन जो भी आपके घर में बड़े हैं, आप उनके पास जाएँ, बैठें, उनको बताएँ कि मैं लिटरेचर फ़ील्ड में जाना चाहती हूँ, मैं कविताएँ, कहानियाँ लिखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं उसे आगे तक ले जाऊँ, ठीक है? दूसरी बात आपने ये पूछा कि आप भी लड़की हैं, मैं भी आपके जैसा बनूँ। देखिए, आपको किसी के जैसा बनने के लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है? मुझे ऐसा बनना, वैसा नहीं। आप अपना एम सेट करिए। आप प्रेरणा ज़रूर लो, सबसे प्रेरणा लेना चाहिए। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत ज़रूर होते हैं। बिना प्रेरणा स्रोत के कोई भी आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है? तो प्रेरणा स्रोत ज़रूर बनाओ अपने जीवन में कि हाँ, मुझे इनके जैसा बनना है। लेकिन अपना जो लक्ष्य है वो खुद तय करो। ये नहीं कि उनका वो लक्ष्य है कि उनको वो चाहिए तो मेरे को भी वही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी का लक्ष्य आप अपने लक्ष्य के साथ मिलाइए नहीं। आपका अपना स्वयं का लक्ष्य होना चाहिए कि आपको जीवन में क्या चाहिए, ठीक है? दूसरी बात साहित्य साहित्य अब तो आफ्टर कोविड मुझे लगता है कि बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हो चुके हैं। अब तो ज़्यादातर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है। ऑफ़लाइन तो हर चीज़ अब लगता है समय के साथ तो बहुत घटता ही जा रहा है और ऑनलाइन डिमांड ज़्यादा है। चाहे आप कपड़ों की बात कर लो, देख लो आप खुद भी यूज़ करते होंगे अपने घर में, आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो है प्रोडक्ट हर एक प्रोडक्ट ब्यूटी प्रोडक्ट हो या फिर कोई कपड़े हो, ज्वेलरी हो, इनफैक्ट खाने की सब्जियाँ, सब चीज़ अब क्या आती है ऑनलाइन आ रही है। सही है? अभी देख लो आपको किसी तरह की भी पढ़ाई करनी हो तो आप दिल्ली, मुंबई नहीं जा रहे हैं, अब आप घर बैठे
फ़ोन के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। बस पढ़ रहे होंगे ना, सब लोग पढ़ रहे हैं। तो ऑनलाइन अभी सेक्टर ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी पूरी जो हमारा चल रहा है वो डिजिटल एकदम फेस आउट कर रहे हैं हम लोग सब चीज़। तो साहित्य भी अब डिजिटली हो चुका है बहुत ज़्यादा। आप देखते होंगे साहित्य के माध्यम से आज आपने मुझे प्रश्न किया और मैं आपका उत्तर दे पा रही हूँ, ये भी क्या है? ऑनलाइन माध्यम से ही दे पा रही हूँ ना। तो आप भी इस तरह के बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हैं, आप उनसे जुड़े और विभिन्न जो भी गतिविधियाँ होती हैं उसमें भाग लें। जब जितनी आप ज़्यादा भाग लेंगे, जितना सक्रिय होंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतनी आपकी पहचान बनेगी। आप ये नहीं सोच सकते हो कि हाँ, मुझे सुनाना है, ज़रूरी नहीं है हर आदमी घर से बाहर निकल के ही कुछ करे। अब तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप क्या करो, खुद की वीडियोज़ बनाओ। उसे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह अपलोड करो। आप देखो व्यूज़ कम आएँगे, ठीक है? मैं नहीं बोलती हूँ कि एकदम वन टाइम पे 10,000 एकदम ऐसा नहीं, अगर 10 भी व्यूज़ आ रहे हैं, तो आप उसमें खुश हो जाओ ना कि अरे 10 लोगों ने आपको देखा, आपको सुना, ठीक है? तो ये एक उपलब्धि ही है। फिर नेक्स्ट वीडियो आप डालो, वो अगर 100 जा रहा है, तो आप उससे ज़्यादा खुश हो। वो आपका एक प्रोत्साहन का काम करेगा। ठीक है। फिर आपको धीरे, धीरे, धीरे आप देखोगे ऑटोमैटिक वो व्यूज़ भी गेन करेगा, आपको लाइक भी मिलेगा, कमेंट भी आएगा कि आप बहुत अच्छा लिख रही हैं। तो ये सब प्रोत्साहन का कार्य करता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपना एक लक्ष्य बना लीजिए कि आपका टारगेट कहाँ से कहाँ तक है। किस तरह का आप काम करना चाहती हैं? अगर आप अभी जॉब करना चाहती हैं, तो जॉब पे फ़ोकस करते हुए आप कैसे लिटरेचर फ़ील्ड में भी बरकरार रह सकती हैं। ये सब आपका टाइम मैनेज बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट के बिना कुछ भी आज के टाइम में समय नहीं मतलब पॉसिबल नहीं है। देखिए, हर किसी के लाइफ़ में 24 घंटे ही हैं, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है? तो उस 24 घंटे को हमें कैसे यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, वो बहुत मायने रखता है। हर किसी के लिए। ऐसा नहीं है कि बस मेरे लिए है और आपके लिए नहीं, आपके लिए है, मेरे लिए नहीं, हर किसी के लिए ज़रूरी है। उसी में आपको सब चीज़ करना है, सारी एक्टिविटीज़ करनी है, ठीक है? और एज़ अ गर्ल ऐसा नहीं है कि मुझे बस लिटरेचर फ़ील्ड ही सँभालना है या अदर फ़ील्ड जो भी मैं वर्क कर रही हूँ बस होता है। तो हमारा कुछ घर का भी प्रति दायित्व होता है, हमें घर भी सँभालना होता है। तो उन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए आप अपना टारगेट सेट कीजिए और उस टारगेट के लिए काम कीजिए। बाकी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। तो चलिए एक युवा की बारी हो रही है। तो अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं घनश्याम जी का, जो कि राजस्थान से ही हैं। आज इस बार राजस्थान के ज़्यादा लोग प्रश्न किए हैं। राजस्थान से ही संदीप छिपा जी थे, राजस्थान से ही कृष्णकांत जी थे और राजस्थान से ही घनश्याम जी हैं। तो इनका प्रश्न है तो मुस्कान जी, आजकल ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म खोले जा रहे हैं और तुरंत बंद भी हो जाते हैं। और आजकल सम्मान के नाम पर ई-सर्टिफ़िकेट बहुत मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि ये साहित्य को बढ़ावा देने के लिए है या साहित्य को अपमानित करने के लिए है? आजकल ई-सर्टिफ़िकेट महत्व रखता है या नहीं? और इतना जो बँट रहा है, इस हिसाब से क्या किसी की उपलब्धियाँ भी बढ़ रही हैं या सिर्फ़ स्टोरेज बढ़ रहा है? बहुत ही गजब सवाल था आदरणीय और वास्तव मैं आपके इस बात से पुनः सहमत हूँ और मुझे भी ये लगता है कि जिस हिसाब से आज मैंने जैसे मैंने मैम का सवाल का प्रश्न का उत्तर दिया था कि आज के टाइम में सोशल मीडिया के माध्यम से इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म खुल चुके हैं कि आप उस प्लेटफ़ॉर्म से अपना डेवलप कर सकती हैं, किसी भी क्षेत्र के लिए। हाँ, लेकिन इस बात का बिल्कुल ध्यान दें कि आप जिस फ़ील्ड में जा रहे हैं, ठीक है? उस फ़ील्ड में कोई आपका शिकार ना कर ले, आप शिकारी ना बन जाएँ, ठीक है? इस बात का एकदम ध्यान दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो डिजिटली फ्रॉड कितने हो रहे हैं, हैकर्स इतने सारे अवेलेबल हैं, वो आपको हैक कर ले रहे हैं, आपका अकाउंट खाली हो जा रहा है, आपका पर्सनल डिटेल्स कोई ले ले रहा है। ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि बस किसी व्यक्ति विशेष के लिए, ये आम तौर पे सभी के साथ हो रहा है और आप सभी न्यूज़ में अपडेट लेते होंगे, आई होप। तो जैसा कि घनश्याम जी ने हमसे प्रश्न किया उसके अनुसार मैं उत्तर देती हूँ कि आदरणीय पूरे भारत में मंचों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। और विभिन्न गतिविधियाँ करा रही हैं, हर एक मंच अपने-अपने तरीके से, अपने अनुसार
कार्यक्रम करवा रही हैं। और जहाँ तक बात है ई-सर्टिफ़िकेट की, तो वो तो आप पे निर्भर करता है कि आप किस को कितना समझें, ठीक है? देखिए, एक मंच एक ग्रुप तक सीमित नहीं होना चाहिए, ठीक? अगर कोई मंच है तो वो मंच ज़मीनी स्तर पे काम करते हुए दिखना चाहिए। ये नहीं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए और उसे हम बोल रहे हैं कि ये हमारा मंच है और इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं और विभिन्न गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, सम्मान पत्र पा रहे हैं और उसको अपने फ़ोन के स्टोरेज में रख रहे हैं। ये पहचान कहीं से भी आपको नहीं दिलाएगा, पहली बात। अगर आपको लगता है कि मेरे पास 2000 3000 ई-सर्टिफ़िकेट है, वो आपको डेवलप कर रहा है, ये नहीं है। वो आपको बस हाँ, कुछ पल का प्रोत्साहन ज़रूर देता है, दैट्स ट्रू। जितना आपको प्रोत्साहित करता है ई-सर्टिफ़िकेट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बात का हम लोग को ध्यान देना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जिस भी ऑर्गनाइज़ेशन से जुड़ रहे हैं, आप उसको पहले वॉच कर लीजिए कि वो क्या कार्य करती हैं, वो कहाँ से रजिस्टर्ड है, उनके दिए हुए सर्टिफ़िकेट कितने हमारे लिए उपयोगी हैं। इन सब छोटी-छोटी बातों का हमें ध्यान देना चाहिए कि कोई हमारा शिकार ना कर सके, ठीक है? और ऐसे ग्रुप्स में ज़्यादा जुड़ने का कोशिश कीजिए जहाँ पे अच्छे-अच्छे लोग हैं। ज क्योंकि ज़्यादातर साहित्य में आप देखोगे तो शिक्षक या फिर अ प्रोफ़ेसर ही होते हैं, ज़्यादा जो एजुकेशन लाइन में जुड़े होते हैं, वही होते हैं। मतलब ज़्यादा तो नहीं कह सकते 50% एट लीस्ट आप मान लीजिए, बाकी 50% अदर सेक्टर के ही होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा एजुकेटेड लोगों के बीच में रहिए आप, कौन-सी मंच कैसी है, कहाँ से चल रही है, कितने साल से चल रही है, कहाँ से इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, इनके सर्टिफ़िकेट लेने से मेरा कुछ फ़ायदा है या नहीं है। ठीक है? ये सब छोटी-छोटी बातों का ध्यान दीजिए। ज़्यादा मंच के चक्कर में ऐसा ना हो कि 20 ग्रुप में जुड़ जाए और 20 में आप सही तरीके से अपनी भूमिका नहीं निभा रहे, ये भी अच्छी बात नहीं है। आप जिस भी मंच से जुड़े अपना दायित्व को समझिए, अपने कार्यभार को समझिए और उस दायित्व को सँभालते हुए, उस कार्य क्षेत्र को देखते हुए आप उस कार्य को करें और अपनी भूमिका, अपना व्यक्तित्व को विकसित करें। कोई भी किसी क्षेत्र में जाता है तो उसका पहला उद्देश्य ये होता है कि वो अपने आप को सुधारे। अपने आप में कुछ परिवर्तन लाए। हर क्षेत्र आज के समय में परिपूर्ण है, हर क्षेत्र बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, तो हम किस क्षेत्र के लिए बने हैं और हम कौन-से क्षेत्र में अपनी अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, वो एक स्वयं ही इंसान चयन कर सकता है। तो ये सब कुछ प्रश्न थे, जो मैंने आज आप सभी के साथ साझा किया है। और जितने भी मैंने कुछ ही लोगों का आज प्रश्न ले पाई हूँ मैं, लेकिन अगले मैं सत्र में मैं ज़रूर आऊँगी और आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूँगी, डोंट वरी। कुछ लोगों का छूट चुका है, मैं जानती हूँ, लेकिन आप सभी के नाम के साथ आप सभी के प्रश्नों के उत्तर मैं ज़रूर दूँगी। अभी मैं आप सभी से लेती हूँ अलविदा, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट सत्र में, जिसमें आप सभी लोगों के प्रश्नों का उत्तर दूँगी। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आप सभी ने मुझे इतने अच्छे-अच्छे प्रश्न भेजे और उम्मीद है कि मैंने जैसा उत्तर दिया होगा आप सभी को भी पसंद आएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।